दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में पीआई ने जो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट अपील फाइल करी है हाई कोर्ट में, इस केस में अरविंद केजरीवाल ने ऑनरेबल जज से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने आप को इस केस से रिक्यूज कर लें। और इस मैटर का जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट का आ चुका है और जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, जो जज हैं, उन्होंने अपने आप को इस केस से रिक्यूज करने से मना कर दिया है। Now, what is this concept of recusal? Now, this becomes important for the UPSC examination, both for prelims as well as for the main examination. तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर ये रिक्यूजल क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ गिवन है, इस लॉ के अंडर कोई जज अपने आप को रिक्यूज करता है या रिक्यूज करने से मना कर देता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं रिक्यूज करने की। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी तो आई थॉट कि मुझे एक छोटा सा सेशन लेकर इन क्वेरीज को एड्रेस करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्यूजल का मतलब क्या होता है? रिक्यूजल सिंपली मीन्स जब कोई जज अपने आप को किसी केस से विड्रॉ कर लेता है। अब ये बात आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस होते हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर कहलाते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब ये होता है कि चीफ जस्टिस की जो काम है, जो उनके पावर्स हैं, वो जुडिशियल तो हैं ही, बट ही ऑल्सो हैज सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। फॉर एग्जाम्पल, विच केस विल बी अलॉटेड टू विच बेंच विल हैव हाउ मैनी जजेस, हु ऑल विल बी दोज जजेस। तो बेंचेस का जो कंपोजिशन है उसको डिसाइड करना काम होता है चीफ जस्टिस का। तो जब चीफ जस्टिस किसी केस को किसी पर्टिकुलर बेंच को अलॉट करता है तो वो जज अपने आप को उस केस से रिक्यूज कर सकता है। रिक्यूज कर सकता है मतलब उस केस से अपने आप को वो विड्रॉ कर सकता है। और ऐसा वो क्यों करेगा? ऐसा वो इसलिए करेगा कि अगर उस जज का किसी भी तरह से ये पॉसिबिलिटी है कि वो उस केस में बायस्ड हो सकता है या उसके आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। इसका मतलब अगर किसी भी तरह से जस्टिस का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, इधर बिकॉज द जज कैन बी बायस्ड और देयर कैन बी अ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जज का पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस जस्टिस। तो उस केस में जज अपने आप को उस केस से विड्रॉ कर लेता है और उसी को कहते हैं रिक्यूजल। और कोई जज जब ऐसा करेगा तो जो चीफ जस्टिस होंगे वो उस केस को किसी और जज की बेंच को एलोकेट कर देते हैं, अगर सिंगल जज बेंच है। और अगर मल्टीपल जज बेंच है तो उस जज की जगह किसी और जज को फिर डिप्लॉय किया जाता है। अच्छा, इससे होता क्या है? इस द रीजन फॉर दिस इज, द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस इज टू एंश्योर फेयरनेस, टू एंश्योर जस्टिस। क्योंकि जस्टिस के बारे में ये कहा जाता है कि जस्टिस must not only be done, it must also be seen to be done। मतलब जस्टिस होना तो चाहिए ही, लेकिन लोगों को दिखना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, न्याय हुआ है, जस्टिस हुआ है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा रिक्यूजल का, इसके पीछे का लीगल बेसिस क्या है? अब देखो, ये बात ध्यान रखनी है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, that there is no single law in our country which deals with the concept of recusal. So no law has been made by parliament which lays down the conditions under which a judge is expected to recuse or not recuse himself or herself from a particular case. So there is no one law which regulates the recusal by judges. Then what is the constitutional or the legal basis behind recusal? तो यहाँ पे हम दो आर्टिकल्स कोट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो बात करता है रूल ऑफ लॉ की। और दूसरा है आर्टिकल 21 जो बात करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। एंड आई एम श्योर यू ऑल नो that within this concept we have the concept of natural justice, the principles of natural justice। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो एक प्रिंसिपल होता है वो होता है निमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, जिसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति
किसी ऐसे केस में जज नहीं हो सकता जिसमें उसका खुद किसी भी तरह का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वो इंटरेस्ट कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी पर्सनल इंटरेस्ट, इट कैन बी फाइनेंशियल और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, बट अगर कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी इंसान का तो वो उस केस में जज नहीं हो सकता, अदरवाइज वो जज रहकर उस केस में न्याय नहीं कर सकता। तो रिमेंबर, रेक्यूजल का जो लीगल बेसिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है द प्रिंसिपल ऑफ रेक्यूजल। नाउ कमिंग टू एज टू व्हेन इज रेक्यूजल रिक्वायर्ड, रेक्यूजल कब किया जाना चाहिए। तो उसका पहला सीधा सीधा सा लॉजिक है कि अगर किसी भी तरह के बायसनेस की एक्सपेक्टेशन है, पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक एप्लीकेंट के या जो एक एक्यूज्ड है, लिटिगेंट है, सिर्फ उसके कहने से नहीं, वो बायस रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे प्रॉपर साउंड लॉजिक एविडेंशियरी वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड इज फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो अगर जज का उस मामले में किसी भी तरह का फिनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है, फॉर एग्जाम्पल उस केस के डिसीजन से अगर जज के ऊपर कोई फिनेंशियल उसका इम्पैक्ट आता है तो इसका मतलब उस जज का उस मामले में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। और तीसरा होगा प्रायर इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो जज कभी उसी तरह के मामले में उसी लिटिगेंट के लिए या कोई कंपनी अगर है तो उस कंपनी के लिए कभी वो लॉयर रहा है, बिकॉज यू ऑल नो दैट टू बी अपॉइंटेड एज द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इवन लॉयर्स आर एलिजिबल। तो अगर वो जज बनने से पहले एज अ लॉयर उसी इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए या उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज लॉयर काम कर चुका है तो उसका उस केस में क्या है, प्रायर इन्वॉल्वमेंट है। तो किसी भी तरह का पर्सनल बायस, ऑर्गेनाइजेशनल बायस, किसी भी तरह का फिनेंशियल इंटरेस्ट या कोई भी प्रायर इन्वॉल्वमेंट, ये कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिस केस में रेक्यूजल का जो मामला है वो सामने आता है। नाउ कमिंग टू प्रोसेस, किसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी मैटर में, वो पार्टीज जज को रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि जज अपने आप को उस केस से रिक्यूज करें। तो पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्शन विच कैन बी रेज्ड बाय ईदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन अ मैटर। देन दिस ऑब्जेक्शन विल बी इवैल्यूएटेड बाय द जज। ये जो ऑब्जेक्शन किया है किसी पार्टी ने, जैसे इस प्रेजेंट केस में मिस्टर केजरीवाल ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया था कि जो जज साहिबा हैं उनके जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के साथ एम्पैनल्ड हैं एज लॉयर्स। का मतलब वो सरकार को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उस बेसिस पे उनको रेमुनरेशन या फिनेंशियल बेनिफिट्स रिसीव होते हैं। अच्छा, अब अगर वो जजेस एम्पैनल्ड हैं तो हर एम्पैनल्ड लॉयर को, सॉरी लॉयर एम्पैनल्ड हैं तो हर एम्पैनल्ड लॉयर को केसेस नहीं मिलते हैं। कौन सा केस किस पैनल लॉयर को मिलेगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नाउ गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये डिसाइड करते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो इस केस में सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सीबीआई जिसने ये अपील फाइल करी है अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ अरविंद केजरीवाल, डिस्चार्ज ऑफ अरविंद केजरीवाल फ्रॉम द लोअर कोर्ट, तो सीबीआई के जो लॉयर हैं सॉलिसिटर जनरल वही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस किसको अलोकेट होगा। इसका मतलब वो जज को ऑब्लाइज करने के लिए हो सकता है कि उनके बच्चों को कोई केसेस अलॉट करें, ऐसा मिस्टर केजरीवाल जो एप्लीकेंट हैं, जो इस पूरी अल्कोहल पॉलिसी में एक एक्यूज थे, उनका ये दावा था। तो इस दावे को वो जज इवैल्यूएट करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि उस जज के बायस होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये पॉसिबिलिटी कितनी रियल है, कितनी सब्सटैंटिव है, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, ये भी वही जज डिसाइड कर रहा है, राइट इसका मतलब द जज हिमसेल्फ विल डिसाइड वेदर देयर इज अ रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ द जज गेटिंग बायस्ड और एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजिंग। तो दिस इटसेल्फ
वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और तीसरा, जब वो जज अपना डिसीजन ले लेता है, राइट, तो वो डिसीजन फाइनल माना जाता है और उसके अगेंस्ट कोई अपील एज सच स्टैंड नहीं करती। तो कोई रेगुलर प्रोसेस नहीं है जज के रिक्यूजल के ऊपर जो फैसला लिया गया है उसको अपील करने का एज सच कोई रेगुलर प्रोसीजर नहीं है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन दी हायर कोर्ट। और जो ये डिसीजन जज लेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि कोई लॉ नहीं है, तो ये डिसीजन जो जज लेते हैं वो कंप्लीटली अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से लेते हैं। तो दे हैव टू अप्लाई देयर ओन कॉन्शियस while deciding the recusal petitions. Okay. अब इस recusal को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए because recusal makes sure that there is judicial integrity. It ensures judicial integrity. I'm sure you all know that there is often a dilemma between judicial accountability एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए डेफिनेटली, के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस इतनी भी नहीं हो सकती दैट द जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल। तो हम ये कोशिश करते हैं कि रिक्यूजल के थ्रू जो जजेस होते हैं वो जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है, उसकी इंटेग्रिटी है, उसको इंश्योर किया जाए। लोगों को लगना चाहिए दैट देयर इज हाई लेवल ऑफ प्रोबिटी, high level of integrity in the Indian judicial system. It ensures fairness. Which is the hallmark of any democratic judicial system. Now, what are the issues in recusal? Issues क्या हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में? तो पहला जो इशू है कि कोई एक सिंगल लॉ नहीं है जिसमें रिक्यूजल को लेके गाइडलाइंस हों या पैरामीटर्स हों, कुछ कंडीशंस हों। देयर इज नो सच लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। सेकंड, इस रिक्यूजल कॉन्सेप्ट का मिसयूज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, जो एप्लीकेंट्स होते हैं, लिटिगेंट्स होते हैं, वो अननेसेसरी रिक्यूजल रिक्वेस्ट्स फाइल कर सकते हैं अपने मामले को डिले करने के लिए, या फिर अपने पसंद के एक जज को वो केस ट्रांसफर करवाने के लिए। वो बोलते हैं बेंच शॉपिंग। विच मीन्स कि आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपका जो मैटर है, आपका जो केस है, किसी ऐसे जज के पास या किसी ऐसी बेंच के पास जाए जिससे जो जजमेंट है, जो वर्डिक्ट है, वो आपके फेवर में आने की पॉसिबिलिटी हो। तो अगर मेरा कोई मामला है किसी कोर्ट में और मुझे लगता है कि ये जज बायस्ड हो सकता है, या बायस्ड अगर नहीं भी है तो ये फैसला मेरे अगेंस्ट दे सकता है, तो मैं उस जज को हटवाने के लिए आई कैन फाइल रिक्यूजल एप्लीकेशन। तो उसका मिसयूज पॉसिबल है बेंच शॉपिंग के लिए और डिलेज कॉज करने के लिए। एंड लास्ट इज लैक ऑफ क्लैरिटी। अगेन एज आई सेड कि कोई लॉ नहीं है, तो रिक्यूजल किन कंडीशंस के ऊपर होगा या नहीं होगा उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड वेरी ऑफन जब जजेस अपने आप को रिक्यूज करने से मना कर देते हैं तो वो ऑफन एक डिटेल्ड रीजन नहीं देते हैं, एक स्पीकिंग डॉक्यूमेंट या स्पीकिंग जजमेंट नहीं आता है एट फॉर व्हाट रीजंस अ जज इज रिफ्यूजिंग टू रिक्यूज हिमसेल्फ, टू विड्रॉ हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम अ केस। तो उसमें एक लैक ऑफ क्लैरिटी है और एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। आई होप विद दिस डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ recusal is clear. Now attempt this question and leave your answer in the comment section. If you have any other doubt from any topic of polity, governance, international relations, current affairs related, please comment in the comment box. I will try to make a brief video on that topic. See you in next class. Until then, take care, study well, bye-bye.